हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 के लिए भी हेल्प करेगा एंड पेपर 2 के लिए भी हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि जो पेडागोजी होती है यानी सीडीपी जो होती है, सीडीपी पेडागोजी जो होती है वो सभी में सेम होती है। आप पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको पेपर 1 में भी देखने को मिलते हैं, पेपर 2 में भी देखने को मिलते हैं। सिलेबस जो है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 का दोनों का सेम है। तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 है या पेपर 2 है। तो आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करेंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। तो इसको लास्ट तक आप लोग देखिएगा एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन स्टार्ट कर चुके हैं। आपको सारे 2011 से लेकर के 2024 तक, यानी कि जो जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था वहां तक आपको सारे प्रीवियस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जो कंटेंट की क्लासेस हैं वो सारी हो चुकी है, सीडीपी भी कंप्लीट हो चुकी है और आपका हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ पेडागोजी होगा, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि अब जो है आपके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। मान के चलिए 1 मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब हम आज हम लोग जो क्या है वो सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी आपको टीचिंग से रिलेटेड अपडेट सारी दी जाती है, आपको क्लासेस भी मिलती हैं। तो आप लोग टाइम से ज्वाइन कर सकते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिलती रहेगी और क्लासेस भी आपको मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस के क्वेश्चन सारे नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी, आप लोग वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आज का क्वेश्चन है वो है, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी कि जो क्लासरूम है उसमें विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, यानी अलग अलग बैकग्राउंड के बच्चे आए हुए। तो ये तो नहीं सभी की, सभी जो बच्चे होते एक ही पृष्ठभूमि से आए हों, एक ही बैकग्राउंड से हों, यानी एक ही इन्वायरमेंट से हों, ऐसा तो नहीं, सभी का अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। तो बात ये कही जा रही है कि क्लासरूम में विविध प्रकार के, यानी विभिन्न प्रकार के विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे संबोधित करेंगे एक अध्यापक के रूप में। तो पहला है, सभी के लिए मानकीकृत जो है आकलनों का जो है इस्तेमाल करना, या फिर ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, या फिर विविध विविधता संबंधी मुद्दों पर विचार जो बातचीत जो है वो टालनी चाहिए, या फिर विभिन्न विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। तो आपका 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्या है, क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, यानी हर बच्चा क्या अलग अलग पृष्ठभूमि से है। तो हमको विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण हैं, जो विन्यासों से उदाहरण हैं, उनको लेना चाहिए। उससे क्या होगा, हर बच्चा जो अपने आप को इंक्लूड महसूस करेगा, ये नहीं लगेगा उसको कि मेरे कल्चर की जो है यहाँ पे बुराई हो रही है या मुझे महत्व नहीं दिया जा रहा। जब सभी अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं, उनकी जो जो भी पृष्ठभूमि रही हो, आप उसको अगर इंक्लूड कर रहे हैं, सभी जगह से उदाहरण दे रहे हैं, तो हर बच्चा अपने आप को क्या करेगा, इंक्लूड महसूस करेगा। वो भी समझेगा कि हाँ, मेरी भी फीलिंग को समझा जा रहा है। ये नहीं कि मैं दूसरी कास्ट का हूँ तो मुझे नकारा जा रहा है, या फिर मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है तो इस वजह से मुझे क्लासरूम में अहमियत नहीं दी जा रही है। तो बच्चे में हीनता की भावना नहीं आएगी। क्या सभी बच्चे अपने आप को इंक्लूड महसूस करेंगे। तो आपका ऑप्शन जो है 4 सही हो जाएगा। ये नहीं कि सभी के लिए क्या कर रहे हैं आप मानकीकृत जो आकलन करेंगे, ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि कुछ बच्चे वीक होंगे, कुछ बच्चे स्ट्रांग होंगे और कुछ बच्चे हो सकता है मीडियम भी हों। तो सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं कर सकते। अगला जो है इसमें बात कही गई, नकारात्मक जो आपका रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उसको आप मजबूत करेंगे, तो उनको क्या है आपको हटाना है। यानी जो सदियों से बनी आ रही धारणाएं हैं कि लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे, तो ये जो धारणाएं बनी है, जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हुई हैं, उनको आपको क्या करना है, चुनौती देनी है, ना कि उनको मजबूत करना है। अगला जो है, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत को टालनी चाहिए। तो बातचीत को टालनी नहीं चाहिए, क्लासरूम में डिस्कशन होना चाहिए। डिस्कशन होगा तो हर बच्चा एक्टिव होगा, हर बच्चा अपनी बात कहेगा, अपना अनुभव देगा, दूसरा बच्चा भी उसकी बात समझेगा, अपना अनुभव देगा। तो सभी की थिंकिंग पता चलेगी कि हाँ, हर बच्चे की थिंकिंग कैसी है, और बच्चा एक्टिव भी होगा, साथ ही साथ उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा होगा। तो ये सारे ऑप्शन तो गलत हो गए। आपका ऑप्शन जो है वो 4 ही सही होगा, यानी कि हमको क्या करना है, क्लासरूम में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं, तुमको विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है क्लासरूम में प्रेजेंट करने हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए
विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो सभी की लैंग्वेज चेंज होगी। तो हमको क्लासरूम में क्या करना है, ये नहीं कि एक ही लैंग्वेज में पढ़ाना है, बच्चे को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो भी ठीक, ऐसा नहीं, बल्कि आपको ये कोशिश करनी है कि हर बच्चे की लैंग्वेज जो है आप इंक्लूड कर पाएँ। ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करें जो हर बच्चा उसमें अपने आप को इंक्लूड महसूस करे। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार जो है सुसाध्य किया जा सकता है, यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है आप उसको किस प्रकार जो है सुसाध्य करेंगे। तो पहला है समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके, यानी अगर वैसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उसी को बढ़ावा देंगे, या फिर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, या फिर लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जो है जोर देकर, या फिर समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा दे करके। तो बात जो हो रही है समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो इसमें आपका यानी अटल प्रक्रिया, यानी कि जो प्रॉब्लम आपने पहले सॉल्व करी होगी आप वही उसमें मेथड प्रयोग करेंगे। तो ये तो जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम एक ही जैसी हो सकता है वो प्रॉब्लम दूसरी हो। तो अगर आप एक ही मेथड सभी प्रॉब्लम में सॉल्व करने में लगाएंगे तो क्या वो सॉल्व हो जाएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी क्योंकि हर प्रॉब्लम अलग होती है, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका भी अलग होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अभ्यास भी जो है आपको अभ्यास पर जोर नहीं करवाना, यानी क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का आप अभ्यास करवा रहे हो तो ये भी आपको नहीं करना है। बच्चे में आपको डर भी पैदा नहीं करना है। ऑप्शन जो होगा आपका फर्स्ट सही होगा, यानी समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना, यानी कि अगर वैसी प्रॉब्लम बच्चे के पास्ट में हुई है तो बच्चे से आप ये कहेंगे, कुछ उसका अनुभव होगा आपके पास, उस अनुभव का कुछ प्रयोग करके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाकी अपना तर्क वितर्क करिए कि ये प्रॉब्लम एटलीस्ट है क्या, कैसे आई, कैसे इसको हमको सॉल्व करना है। बाकी जो पास्ट की प्रॉब्लम थी उससे कुछ आपका अनुभव होगा, उसको इंक्लूड करके फिर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है थर्ड। इसमें बात कही गई है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि जो क्लासरूम में कठिनाई से जूझ रहे बच्चे हैं, यानी कि उनको लर्निंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, नहीं लिखा हुआ है। तो टीचर को इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे को मतलब बच्चे के साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, यानी कि फर्स्ट है व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, या फिर शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, या फिर दृश्य श्रव्य सामग्री का इस्तेमाल, या फिर संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। तो इसमें आपका जो आंसर होगा, क्योंकि पूछा है नहीं करना चाहिए, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्लासरूम में बच्चे कठिनाई ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, तो अगर आप जटिल सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, जटिल संरचना बना रहे हो कि मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, बच्चे को समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे की नीड के अनुसार हमको पढ़ाना है। मान लीजिए होमवर्क जो दिया जाता है उसमें ये बात कही जाती है कि सभी बच्चे को आप एक जैसा होमवर्क नहीं दे सकते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको देख के लिखने में समझ में आ रहा होगा, और कुछ बच्चे हो सकता है फेरना ही सीख रहे हो, तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लिखना ही नहीं जानते होंगे। तो सभी बच्चा अलग अलग होगा, सभी की नीड अलग अलग होगी, तो हमको हर बच्चे की नीड के अनुसार होमवर्क देना होता है। ये नहीं कि सभी के लिए क्या आप एक ही जैसा होमवर्क जो है वो दे रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। साथ ही साथ बच्चे पहले से जो है कठिनाई महसूस कर रहे हैं लर्निंग में, और आप क्या कर रहे हैं आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चे को और ज्यादा दिक्कत होगी। तो आपको यही नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन में पूछा है अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक को क्या है, आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप जटिल यानी फिक्स्ड है कि यही रूल फॉलो होगा तो बच्चे को और कठिनाई होगी, पहले से तो कठिनाई महसूस ही कर रहा था, तो उसका क्या है, उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसकी कोई हेल्प नहीं हो पा रही है, तो ये आपको नहीं करना है। लेकिन निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना ये सही है, यानी हर बच्चे की नीड के अनुसार आप क्या कर रहे हो, योजना बना रहे हो कि हमको कैसे बच्चे को इम्प्रूवमेंट करना है, बच्चे की क्या नीड है, ये तो ऑप्शन आपका सही है। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए अगर बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम हो रही, सुन के समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक्टिविटी करवा रहे हो, दिखा रहे हो, कोई चित्र दिखा के सिखा रहे हो, ठीक है, तो ये भी आपका सही है। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय
उपागमों का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये भी आपका ऑप्शन सही है, लेकिन ऑप्शन आपका जो है वो 2 इसमें सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे नहीं ना लिखा होता तो ये बाकी आपके 3 जो ऑप्शन है ये सही थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन सा इसमें नहीं होगा तो कौन से ऑप्शन होंगे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, यानी कि बच्चा क्रिएटिव है या नहीं है, आप कैसे पहचान करेंगे? अति सक्रियता होगी बच्चे में, या फिर असतर्कता होगी, या फिर कम परिज्ञानता होगी यानी बोधगम्यता होगी, या फिर आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी यानी अपसारी चिंतन होगा बच्चे में। तो कैसे पता चलेगा कि बच्चा जो है क्रिएटिव है, वो कुछ नया चीज नई चीजें क्रिएट कर पा रहा है, कुछ नया कर पा रहा है, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट कर पा रहा है, हर चीज कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा है, कुछ क्रिएट कर रहा है, तो कैसे पता चलेगा? ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है, इसमें भी आपका आंसर 4 ही सही होगा, यानी बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग अगर है तो वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा। अगर उसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी तो जो आप बताएंगे बच्चा वैसे ही रिपीट कर देगा, कुछ उसमें अपना प्रयोग नहीं करेगा। अगर बच्चा कुछ उसमें अपना प्रयोग कर रहा है, कुछ नए तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, हर चीज कुछ नए तरीके से करने की कोशिश कर रहा है और कुछ नया क्रिएट कर रहा है खुद से, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? डाइवर्जेंट थिंकिंग बच्चे में होगी, यानी बच्चा क्या है? सृजनात्मक होगा, वो कुछ नया करने की कोशिश कर रहा होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन क्या होता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो आपका अपसारी चिंतन होता है, और अभिसारी चिंतन जो होता है उसमें क्या होता है? बच्चे जो होते हैं वो हर पक्ष को नहीं समझ रहे होते, वो सिर्फ एक ही पक्ष को, यानी फिक्स आंसर इसका होगा। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उसका फिक्स आंसर है कि ये है, तो अभी वो कहाँ पहुंच जाता है? अभिसारी चिंतन में पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि ऐसा क्यों है, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है इसको कैसे रोका जा सकता है, ये क्यों फैला हुआ है, इसके क्या रीजन है, तो इसमें क्या बच्चा तर्क वितर्क करेगा, निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष सब कुछ सोचेगा फिर एक्सप्लेन करेगा, तो ये आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत चला जाता है। यानी बच्चा एक पक्ष पे ना होते हुए सारे पक्ष देख रहा है, हर तरीके से सोचने की कोशिश कर रहा है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के तरफ चला जाता है, यानी बच्चे में सृजनात्मकता होती है, बच्चा जो है वो क्रिएटिव होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बात कही गई है, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, यानी कि जो लर्निंग होती है उसका सबसे, जो टीचिंग लर्निंग है उसका सबसे प्रभावशाली यानी मोस्ट इफेक्टिव जो है मोड कौन होगा आपका? तो पहला ऑप्शन है बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, यानी आप विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। या फिर अनुकरण, नकल और दोहराना, या फिर विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, या फिर संकल्पनाओं के बीच जो है संबंध खोजना। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है, बात कही गई सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा, तो आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है? संकल्पनाओं के बीच आप संबंध खोज रहे हो, यानी क्या रिलेशनशिप है वो आप देख रहे हो, तो इसमें क्या आप दिमाग लगाओगे, तर्क वितर्क करोगे, ऐसे तो नहीं बता दोगे कि हाँ इनके बीच क्या रिलेशन है, क्या ये कनेक्ट हो पा रहे, कौन से टॉपिक से कनेक्ट हो रहे, कौन सा इसमें वर्ड जो है कनेक्ट कर रहा है। तो जब आप उसमें तर्क वितर्क करोगे, अपना दिमाग प्रयोग करोगे, यानी कि अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली जो माध्यम होगा वो संरचनाओं के बीच संबंध खोजना होगा। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही गई है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी जो है कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि तो इसमें आपका है ऑप्शन, यानी कि त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए। एक टीचर है, बच्चे जो क्रियाकलाप कर रहे हैं यानी जो क्लासरूम में एक्टिविटियां हो रही हैं उनका विश्लेषण करना चाहिए, ऐसा क्यों? तो पहला ऑप्शन है इसका, इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। यानी अगर आप विश्लेषण करोगे, एनालिसिस करोगे क्लासरूम में कि बच्चे जो हैं कितनी त्रुटियां कर रहे हैं, कौन सा बच्चा ज्यादा गलतियां कर रहा है, तो इससे क्या बच्चों को आप अलग अलग कर पाओगे? तो ये आपको नहीं करना है। बच्चे को आपका एनालिसिस आपको करना है कि कौन सा बच्चा ज्यादा गलतियां कर रहा है, कहाँ पे बच्चे को ज्यादा दिक्कत हो रही है, कौन सा बच्चा अच्छा है उसको प्रॉब्लम कम हो रही है।
आपको एनालिसिस तो करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करोगे तो बच्चे की उसकी नीड के अनुसार आप उसको हेल्प नहीं कर पाओगे। लेकिन क्या करना है, क्लासरूम में आपको बच्चे को लेवल नहीं करना, अलग थलग नहीं करना है। ये नहीं कि आप इस मतलब जो बच्चे कम गलतियां करते हैं वो इस ग्रुप में है, जो बच्चे ज्यादा गलतियां करते हैं वो इस ग्रुप में, ऐसा आपको नहीं करना। बच्चे को क्या है, हमको वर्गीकरण नहीं करना, अलग थलग क्लासरूम में नहीं करना, बल्कि क्या करना है, एक साथ इंक्लूड करना है। तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। यानी कि जो अधिगम होता है, जो लर्निंग होती है, वो क्या सिर्फ गलतियां ही आप काउंट करते रहोगे? तो ये भी आपका कहना गलत होगा। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित की जाती है। यानी अगर जो गलतियां हो रही हैं, त्रुटियों का विश्लेषण हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, तो अब दंड निर्धारित हो रहा है कि कितना बच्चे को पनिशमेंट हमको देना है। तो बच्चे को आपको पनिशमेंट नहीं देना है आज की डेट में, ठीक है। ऑप्शन जो है आपका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि सारे ऑप्शन तो गलत हो चुके हैं, तो आपका 4 ही ऑप्शन मच बेटर होगा। क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यानी अगर आप समझ रहे हो कि बच्चे त्रुटियां कर रहे हैं और बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो ये जो है आपके टीचिंग मेथड में हेल्प करेगा, यानी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर करेगा। क्योंकि अगर आप बच्चा गलती कर रहा है तो वो कुछ ना कुछ सीख रहा होगा। मान लीजिए अगर जिसने लाइफ में कुछ गलती ही नहीं की, उसने कुछ सीखा ही नहीं। अगर बच्चा गलती कर रहा है, क्लासरूम में गलतियां हो रही हैं बच्चे के द्वारा एक्टिविटी के माध्यम से, तो लर्निंग आपकी बेहतर हो रही है। अगर गलतियां नहीं हो रही तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा। मान लीजिए अगर आपने एक चैप्टर पढ़ाया और उस चैप्टर से रिलेटेड बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए वो गलत ही पूछा, लेकिन उसने पूछा तो एटलीस्ट, अगर उसको कुछ समझ में ही ना आया होता कि चैप्टर चल क्या रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, कौन सी सब्जेक्ट चल रही है, तो वो पूछ ही ना पाता। उसने कुछ तो सीखा होगा, तभी तो जाके उसने क्वेश्चन बनाया और क्वेश्चन पूछा। तो लर्निंग जो है, गलत पूछा हो या सही पूछा, या फिर आपने आंसर क्वेश्चन पूछा बच्चे से उस टॉपिक से रिलेटेड और बच्चे ने आंसर दिया, कुछ गलत दिया, कुछ उसमें सही इंक्लूड था, तो आपको ये करना है, अप्रिशिएट करना है। ये नहीं कि उसको डांट देना है, बैठा देना है कि नहीं तुमसे तो गलत हो गया, तुम पढ़ते नहीं, ये वगैरह नहीं करना। एटलीस्ट बच्चे ने कहा तो, थोड़ा खड़े होकर क्लासरूम में अपनी बात कही, आंसर तो दिया, कुछ गलत था कुछ तो सही था। अगर उसने सीखा ना होता, कुछ उसने कोशिश ना की होती, लर्निंग उसकी बेहतर ना हो रही होती, तो त्रुटियां भी नहीं होती, वो सीखता ही नहीं, वो क्लासरूम में खड़ा ही ना होता, वो कुछ बताता ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलता कि त्रुटि हुई है या नहीं हुई है। तो क्लासरूम में अगर त्रुटियां हो रही हैं तो लर्निंग जो है वो बेहतर हो रही है, इसको हमको क्या करना है, नकारना नहीं है, बल्कि एक क्या करना है, ये आपकी हेल्प करती है आपकी लर्निंग को बेहतर करवाने में, ठीक है। तो त्रुटियों को क्या करना है, हमको समझना है कि हाँ बच्चे कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कैसे इसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, कैसे इसमें हम सुधार ला सकते हैं। जो तो ये क्या होगा, अधिगम जो है, अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में अर्थपूर्ण होगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अगर क्लासरूम में लर्निंग हो रही है और लर्निंग के दौरान अगर त्रुटियां हो रही हैं, तो यही मान के चलिए कि आपकी लर्निंग बेहतर हो रही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार जो है कायम रखा जा सकता है। यानी कि मोटिवेशन जो है उसको आप किस प्रकार कायम रख सकते हैं। तो पहला है, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप दे करके, यानी आप बहुत इजी जो है टास्क दे रहे हैं बच्चों को खेलने के लिए। या फिर है यंत्रवत याद करने पर जोर दे करके, यानी ये क्या कर रहे हैं आप, मेमोराइजेशन करवा रहे हैं, यानी कि बच्चे को रटवा रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बच्चे को दंड दे करके, पनिशमेंट भी बच्चे को आपको नहीं देना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा, यानी प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर दे करके, यानी कि बच्चे क्या है, मास्टरी ओरिएंटेशन जो बच्चे में गोल्स होने चाहिए, वो पेपर पेंसिल टेस्ट के लिए ना पढ़े। ये नहीं कि उसको पेपर अच्छे से क्वालिफाई कर लेना है, अच्छे नंबर लेके आना, अच्छा ग्रेड लाना है क्योंकि दूसरों को इम्प्रेस करना है। बच्चा इसलिए ना पढ़े क्योंकि अगर वो अच्छे नंबर लाना चाहता है, किसी को इम्प्रेस करना चाह रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए होगा, वो उस फील्ड में अच्छे नंबर ले आएगा। मान लीजिए 12th में वो अच्छे नंबर ले आएगा, इम्प्रेस कर देगा, लेकिन आगे उसको दिक्कत होगी। हमको बच्चे को ऐसे पढ़ाना है वो उस फील्ड में अच्छा करे, उसको सब कुछ आना चाहिए। मेहनत करोगे तो सफलता झक मार के पीछे आएगी। यानी कि अगर आप बच्चे में मास्टरी ओरिएंटेशन होगा, गोल्स होगा कि हमको ये सब कुछ अच्छे से आना है। ये नहीं हम कर रहे हैं कि मैथ में हमको पूरे में पूरे नंबर लाने का मेरा टारगेट है। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको मैथ पूरी अच्छे से आनी चाहिए। अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछे तो मैं अच्छे से बता पाऊँ, यानी हमको सारे उसके हर तरीके का जो क्वेश्चन वो आना चाहिए। तो अगर आप मास्टरी ओरिएंटेशन आप में आ जाएगा, अगर आप में ये गोल्स है, तो आपकी सफलता तो ऑटोमेटिक आ जाएगी, आप पूरे में पूरे नंबर लेके आओगे। बल्कि ऐसे हमको पढ़ाना है साथ ही साथ
कि बच्चा अपना रियल लाइफ में भी प्रयोग कर पाए उसको, और बच्चा उस यानी जो भी फील्ड में है वो उसमें मास्टरी, और मतलब मास्टरी उसमें हासिल होनी चाहिए, यानी वो अच्छे से समझ पाए, हर तरीके से वो अपना प्रयोग कर पाए। तो हमको क्या बच्चे में करना है, मास्टरी ओरिएंटेशन गोल जो है वो फिलअप करना है। ये नहीं कि पेपर के लिए पढ़ रहा है, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहा है, अच्छे ग्रेड लाने के लिए पढ़ रहा है, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहा है, ऐसा बच्चे में हमको नहीं भरना है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शर्मिंदगी, यानी जो शेम होता है, इसमें क्या है, इसमें आपका जो ऑप्शन होगा यानी कि फर्स्ट जो है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत जो है प्रभावशाली है, या फिर के प्रभाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जो है बारंबार पैदा करना चाहिए, यानी बार बार क्या है जो रिपीट करना चाहिए टीचिंग में जो लर्निंग है प्रोग्रेस, या फिर का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, या फिर क्या संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि अगर शर्मिंदगी महसूस हो रही है बच्चे में तो उसका क्या है, संज्ञान पर, उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पड़ सकता है। ये 100% कहना गलत होगा कि पड़ेगा ही, बट हाँ पढ़ सकता है, क्योंकि अगर बच्चा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है क्लासरूम में तो वो कभी टीचर से कुछ पूछेगा ही नहीं, ना वो क्लासरूम में कभी एक दूसरे से इंक्लूड होने की कोशिश करेगा, ना वो अच्छे से पढ़ पाएगा, क्योंकि क्या उसको शर्मिंदगी ही महसूस हो रही, वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएगा क्लासरूम में, कभी खड़े होकर ना क्वेश्चन कर पाएगा, ना कभी आंसर दे पाएगा। तो जब वो डेवलपमेंट उसका नहीं हो पा रहा होगा, वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा होगा, तो इसका धीरे धीरे क्या करेगा, नकारात्मक प्रभाव बच्चे के संज्ञान पर, यानी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे होते हो क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, 4 लोग क्या कहेंगे हमको, ये सब थिंकिंग आने लगती है, यानी कि आपको अच्छा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा होता है कि अगर मैं अच्छा नहीं कर पाया तो सामने वाला क्या कहेगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। तो अगर आप करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपके दिमाग पर भी हावी होने लगता है, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए क्या होता है क्लासरूम में आपने देखा होगा जब छोटी क्लासेस होती हैं तो हमको क्या एक्टिविटी करवानी होती है क्लासरूम में, प्ले ग्रुप करवाना होता है क्लासरूम में, बच्चे को खड़े करके धीरे धीरे रीडिंग करवानी होती है, जिससे क्या होता है बच्चा अगर क्लासरूम में वो रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा है, खड़े होकर पढ़ रहा है, पीछे से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चे में हिम्मत आती है कि हाँ क्लासरूम में खड़े होकर आज वो पढ़ रहा है, फिर कभी लेक्चर देगा, कभी कहीं बाहर जाके, फिर धीरे धीरे करके उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो 10 लोगों के सामने पहले बात कर रहा था, अब वो 20 लोगों के सामने बात करने लगेगा, ऐसे ही 100 लोगों के साथ, ऐसे ही 1000 लोगों के साथ, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए क्लासरूम में आपने देखा होगा जब छोटी क्लासेस होती हैं उसमें बच्चे को खड़े करके लाउड रीडिंग करवानी होती है। उससे क्या होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस आ रहा होता है, अगर वो क्लासरूम में खड़ा होकर के अच्छे से पढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस से पढ़ रहा है, तो धीरे धीरे करके वो 4 लोगों के सामने भी पढ़ना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 10 लोग होंगे, ऐसे 100 लोग होंगे, सबके सामने बोलना है, धीरे धीरे स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए क्लासरूम जो होती है यानी 1 to 5 की जो क्लासेस होती हैं, हमको बच्चे को ऐसे मतलब करना होता है, इंक्लूड करना होता है कि बच्चे शर्मिंदगी महसूस ना करें, अपने को आपको अलग थलग महसूस ना करें। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, अगला जो 9 क्वेश्चन है, अधिगम का संज्ञानात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी जो अधिगम संरचनात्मक विचार है वो यह सुझाव दे रहा है कि ज्ञान की संरचना में क्या होगा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। तो ये आपका कहना गलत होगा, क्योंकि प्रोग्रेस हो रहा है, तो बच्चे अगर पूरी तरह से पाठ्य पुस्तक पर निर्भर हैं तो उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा होगा, नहीं टेक्स्ट बुक पर वो पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, तो अगर बच्चे का कोई रोल नहीं है तो एक्टिविटी कैसे हो रही, बच्चा सीखेगा कैसे। मान लीजिए अगर बच्चा निष्क्रिय है, टीचर ही आया पढ़ा के चला गया, तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, तो संरचनात्मक विकास तो हो नहीं पाएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, तो ये भी आपका कहना गलत होगा कि फुल डिपेंड रहते हैं अडल्ट पर, तो ये भी आपका कहना गलत हो जाएगा। आंसर जो आपका फर्स्ट सही होगा, यानी बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तभी जाके क्या होता है, संरचनात्मक विचार का जो सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, यानी बच्चे कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नया करने की कोशिश जब करेंगे तो बच्चे एक्टिव होंगे, और जहां बच्चे एक्टिव होंगे वहां पे कुछ नया नया क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो क्या होगा, बच्चे एक्टिव होंगे, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होंगे,
कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे, कुछ नया जो बनाने की वो कोशिश कर रहे होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बात कही गई है अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी जो है धारणा उपयुक्त है। तो पहला है प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर असफलता अनियंत्रित है, या फिर योग्यता सुसाध्य है, या फिर योग्यता अटल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इसमें बात जो कही गई है लर्निंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, यानी गुड फॉर जो लर्निंग है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी योग्यता जो है वो सुसाध्य है। यानी अगर आप योग्यता जो है, आप में जो कॉन्फिडेंस है, आप मतलब जो आपकी योग्यता बनी हुई कि आप इतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अगर आप उसमें प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको टाइम दे रहे हो, यानी जिसको टाइम दे रहे हो आप, आपका वो हो जाएगा। अगर आपको मैथ नहीं आ रही है और आप मैथ को टाइम दे रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टीचर की हेल्प ले रहे हो, सभी तरीके से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसमें इम्प्रूवमेंट होगा, आपका मैथ में ग्रो होगा, आप अच्छे से कर लोगे। तो योग्यता जो है सुसाध्य होती है, यानी अगर आप कोशिश करते रहोगे तो योग्यता जो है वो बढ़ेगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यानी प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप क्वालिफाई हो जाओ, फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ करो तो आप उसमें ग्रो कर जाओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पढ़ाई आप एक दिन के पेपर के लिए पढ़ाई आप 3 महीने से कर रहे होते हो, ठीक है, साल भर करते हो, एक क्या कहे, एक मतलब एक बार पेपर देने के लिए आप पूरी साल पढ़ाई कर रहे होते हो। तो प्रयास बराबर आप कंटिन्यू कर रहे होते हो, उसके बाद आपको जाके सफलता मिलती है। तो ये तो नहीं कि आप पढ़ाई ना करो, जाके डायरेक्ट पेपर दे के आ जाओ, तो ऐसा पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। तो ये आपका कहना गलत होगा। आंसर जो आपका थर्ड सही हो जाएगा, यानी कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, तो धीरे धीरे आपकी जो योग्यता है, आप स्टार्टिंग में वीक होगे पर धीरे धीरे करके आपका ग्रो होगा, आप एक दिन उस फील्ड में बेहतर करोगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11 पे। 11 जो है इसमें बात कही गई है निम्न में से कौन सी जो है परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो पहला है बारंबार परीक्षा करवाएंगे, या फिर अन्वेषण और संवाद होगा, या फिर प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं होंगी, यानी क्लासरूम में क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं। तो ये तो कहना आपका गलत होगा। और बार बार आप परीक्षाएं भी नहीं करवा सकते, क्योंकि बार बार परीक्षाएं करवाते रहेंगे तो बच्चा कब सीखेगा, उसके ऊपर प्रेशर ही रहेगा हमेशा कि हमको परीक्षा में क्वालिफाई होना, तो बाकी एक्टिविटियां नहीं कर पाएगा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, तो सब कुछ पाठ्य पुस्तक नहीं होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि टीचिंग मेथड में जो टेक्स्ट बुक है वो सब कुछ है, यानी कि जो लर्निंग होती है वो सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही होनी चाहिए। तो वो सब कुछ नहीं है जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, बस एकमात्र साधन है, यानी कि एक साधन है ये कहना सही होगा। लेकिन एकमात्र साधन है ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तक है वो लर्निंग में एकमात्र साधन है, तो ये कहना गलत है, क्योंकि आप सैमपट का भी प्रयोग कर रहे हो, आप कोई एक्टिविटी भी करवा रहे हो, आप टेलम का प्रयोग कर रहे हो, चार्ट का प्रयोग कर रहे हो, तो बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। उसी में क्या होता है, एक टेक्स्ट बुक एक साधन है, लेकिन सब कुछ कहना एकमात्र साधन है ये कहना आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो है 2 सही होगा, यानी कि अन्वेषण और संवाद होने चाहिए। तो इसमें बात जो कही गई विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को, यानी बच्चे जो है वो कुछ, बच्चे में क्या है, संकल्पनात्मक समझ बेहतर होगी तो वो क्या करेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, संवाद करेंगे, क्लासरूम में डिस्कशन होगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे की जो मतलब संकल्पनात्मक समझ है वो बेहतर होगी क्लासरूम में। तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर परीक्षाएं करा रहे हो तो बच्चा कुछ नया सीख ही नहीं पाएगा। प्रतिस्पर्धा भी क्लासरूम में हमको नहीं करवानी है, पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ नहीं है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, यानी बच्चे सीखते हैं जब उनकी लर्निंग हो रही होती है, तो उनको कठिनाई कब हो रही होती है। तो पहला इसमें अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, या फिर विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, या फिर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो बच्चे को जो है कठिनाई होती है जब जब आप सूचना को क्या कर रहे हो, अलग अलग टुकड़ों में जो है प्रस्तुत कर रहे हो। मान लीजिए एक
मतलब मान लीजिए कोई सूचना है, आप थोड़ी सी अलग टुकड़े में प्रेजेंट कर दी, थोड़ी सी अलग करो, थोड़ी सी अलग करो, तो बच्चे छोटे वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे हर चीज को। तो आपको क्या करना, अगर मतलब जो सूचना है वो एक ही है तो आप एक ही साथ एक्सप्लेन करें, अच्छे से कनेक्ट करके बताएं। अगर आप जो टुकड़ों में तोड़ रहे हो तो बच्चे क्या है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उनको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी अधिगम सामाजिक संदर्भ में होता है तो बिल्कुल सही बात है, जो लर्निंग होती है आपकी इन्वायरमेंट में अच्छी खासी हो रही होती है। ठीक है, विषय वस्तु को बहुरूपों में जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो लर्निंग है, जो विषय वस्तु है, उसको आप अलग अलग मेथड में प्रेजेंट कर सकते हैं। जो बच्चे हैं वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होने चाहिए, नहीं बच्चे में क्या इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, तो ये तो बेस्ट है। अगर बच्चे में इंटरनल मोटिवेशन है तो लंबे टाइम चलेगा और बच्चा ग्रो करेगा। तो इसमें लेकिन आप पूछा है बच्चे कठिनाई महसूस करते हैं जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में जो है प्रस्तुत की जाती है, यानी कि प्रेजेंट की जाती है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, यानी कि जो लर्निंग है उसकी सबसे बेस्ट अवस्था कौन सी है। तो पहला है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, या फिर कोई भय मतलब कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, या फिर उच्च उत्तेजना और उच्च भय, या फिर निम्न उत्तेजना और निम्न उच्च भय। तो इसमें आपका आंसर जो है, यानी कि जो लर्निंग है आपकी कब बेहतर होगी, यानी जब आपको संतुलित उत्तेजना है आप में और कोई भय नहीं है, चिल कर रहे हो, तब आपकी लर्निंग अच्छी होगी। या फिर कोई उत्तेजना नहीं है और कोई भय नहीं है, तब आपकी लर्निंग अच्छी होगी। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही होगा, यानी कि संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, यानी कुछ नया करने की कोशिश आप में होनी चाहिए, आप में उत्तेजना होनी चाहिए कि हाँ हमको ये करना है। साथ ही साथ कोई भय नहीं होना चाहिए, यानी भय नहीं होना चाहिए कि अगर आप में डर है कि हम फेल हो जाएंगे, हमको 4 लोग कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, तो सफलता आपको मिलेगी। तो संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आप हाइपर हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, तो आपने देखा होगा जब एग्जाम हॉल में बहुत ज़्यादा मतलब नर्वस की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो रहे होते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर इतना होता है कि हाय मैं तो मतलब पेपर देने जा रहा हूँ, एग्जाम हॉल में बैठा हुआ, तो एक अलग सी मतलब मोमेंट हो रहा होता है, अलग सा प्रेशर होता है। तो उससे भी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे होते हैं, गलत हो रहे होते हैं। तो अगर आप में कोई भय नहीं रहेगा, आप चिल करके पेपर अटेंड कर रहे हो, तो आप अच्छे से करोगे और अच्छे से जो सारा अटेंड भी हो जाएगा, अच्छे से आप क्वालिफाई भी हो जाओगे और सारे क्वेश्चन भी अच्छे से आप गेन करोगे। तो संतुलित जो है उत्तेजना होनी चाहिए, साथ ही साथ कोई भय नहीं होना चाहिए, तभी जाके आपकी लर्निंग जो है बेहतर होगी। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी उच्च अगर भय है तो आप में अगर डर ही है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, ये भी आपका नहीं होगा। और कोई भय नहीं होगा, कोई उत्तेजना ही नहीं है, कुछ करने का आपका मन ही नहीं है, तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। यानी संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो तो नॉर्मली आप में उत्तेजना होनी चाहिए कि हाँ हमको ये करना है, और भय कोई भी नहीं होना चाहिए, डर उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तभी जाके आप ग्रो कर पाओगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है जो क्वेश्चन, इसमें बात कही गई है बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है, यानी बच्चे की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, यानी जो बच्चे में डिफरेंस है, वो आप किस पे डिपेंड करेंगे। तो पहला है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 40 है, ना आनुवांशिकता पर और ना पर्यावरण पर, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, यानी जो बच्चे में क्या है व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, जो बच्चे में डिफरेंस मिलते हैं, वो उसका तो ना हेरिडिटी का रोल होता है और ना ही इन्वायरमेंट का होता है, तो ये तो कहना गलत होगा। आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की परस्परता है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि हेरिडिटी जो है आपकी और आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करता है कि बच्चे का ग्रो कैसा होगा, और बच्चे में डिफरेंस जो आता है वो आपकी हेरिडिटी से आता है एंड इन्वायरमेंट से ही आता है। मान लीजिए हेरिडिटी से क्या होता है, आपकी बॉडी का बनावट, आपका शेप साइज, इसमें डिफरेंस होता है, आपकी मतलब बात करने का तरीका चेंज होता है, आपकी आवाज़ में डिफरेंस होता है, ठीक है, आपकी थिंकिंग चेंज होती है। और जो इन्वायरमेंट में होता है उसमें बोल चाल, यानी जो आपका रहन सहन है कैसा है, आपका कल्चर कैसा है, आप कैसे लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हो, आपका व्यवहार कैसा है, तो वो सब आपका इन्वायरमेंट से मिल रहा होता है। तो डिफरेंस जो होता है यही सब बातें होती हैं, यानी देखने में लोग चेंज होते हैं, बातचीत करने में लोग चेंज होते हैं, सोचने की उनकी क्षमता अलग होती है, उनका तरीका अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पीन अलग होता है, उनका पहनावा अलग होता है, तो सभी यही डिफरेंस होते हैं। तो ये जो डिफरेंस होते हैं ये सब अब आपको कहाँ से मिलते हैं, हेरिडिटी से एंड इन्वायरमेंट से, क्योंकि हेरिडिटी निर्धारित करती है कि आपका शेप साइज कैसा होगा, आपकी लैंग्वेज क्या होगी, आपका शरीर का बनावट कैसा होगा, तो ये उसमें डिपेंड होता है, तो इसी से जो है डिफरेंस होता है।
जो इन्वायरमेंट होता है वो आपका रहन सहन कैसा है, आपका खान पीन कैसा है, आप कपड़े कैसे पहन रहे हो, आप लोगों से कैसे व्यवहार कर रहे हो, तो ये आपका इन्वायरमेंट से मिल रहा होता है। तो जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए 2 बच्चे जुड़वा हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, इन्वायरमेंट एक ही जैसा होगा, लेकिन हेरिडिटी की वजह से क्या है, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो ये आपके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही होता है कि अगर बच्चों में, अगर लोगों में डिफरेंस है, यानी बच्चे, हर व्यक्ति एक दूसरे से डिफरेंस है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की वजह से है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल आनुवंशिकता, ये भी गलत होगा, केवल पर्यावरण भी आपका गलत हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान जो है साइना स्वयं से बात कर रही हैं कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती हैं। लेव वाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है, यानी प्राइवेट स्पीच जो है वो क्या दर्शा रहा है। यानी जो एक साइना है वो स्वयं से कह रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार जो प्रगति कर सकती है, यानी कि जैसे कि आपका इस टाइम सीटेट है तो आप खुद से बात करते होगे कि हाँ, हमको सीटेट को कैसे क्वालिफाई करना है, अभी हम मेरा कौन कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, कैसे हमको प्रीवियस के क्वेश्चन करने हैं, कैसे हमको जो पेपर अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी बातें आप खुद से कर रहे होते हो। तो ये जो विचार है, ये जो बातें आप खुद से कर रहे हो, जो प्राइवेट स्पीच जिसको कहते हैं वाइगोस की, तो ये क्या है, ये अहम केंद्रित है, यानी बच्चा जो है इगोसेंट्रिज्म है, या फिर मनोवैज्ञानिक विकार है, यानी कि साइकोलॉजी बच्चे में यानी कि साइकोलॉजिकल बच्चे में डिसऑर्डर है, या फिर संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, या फिर स्वनियमन है, यानी सेल्फ जो है रेगुलेशन है। तो इसमें आपका जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है, इसमें आंसर आंसर सही हो जाएगा 4, यानी बच्चा क्या है, मतलब बच्चा अहम केंद्रित नहीं है, बच्चे में क्या है, बच्चे खुद से बात कर रहा है, तो बच्चे में स्वनियमन है, यानी खुद को नियंत्रित कर रहा है, खुद को डायरेक्शन दे रहा है, खुद से वो बात कर रहा है। तो वाइगोस्की इसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो बच्चा क्या है, स्वनियमन है, यानी वो खुद को ही संबोधित कर रहा है। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें आपका है, एक मिनट, इसमें जो वाइगोस्की है इन्होंने 3 प्रकार के जो है वाक्य बताए हैं, यानी 3 प्रकार की स्पीच बताए हैं। पहला आपका हो जाता है प्राइवेट स्पीच, फिर आपका होता है इनर स्पीच, फिर आपका होता है सोशल स्पीच। ठीक है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा जो अहमियत दी है इन्होंने प्राइवेट स्पीच को ही दी है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि प्राइवेट स्पीच जो होता है, अगर बच्चा प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात कर रहा है, तो वाइगोस्की ये मानते हैं कि बच्चे का ग्रो हो रहा होता है, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद के विचार को नियंत्रित कर पा रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इसमें आपका पहला है, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या फिर पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, या फिर विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यताओं आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। तो इसमें आपका आंसर जो है फर्स्ट सही हो जाएगा, यानी मूल्यांकन का जो लक्ष्य होना चाहिए वो विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान होनी चाहिए। यानी कि अगर आप क्लासरूम में मूल्यांकन कर रहे हो, इवोल्यूशन हो रहा है क्लासरूम में, तो हमको ये समझना है कि बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं और बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है, हमको बच्चे को कैसे आगे इम्प्रूवमेंट करवाना है। ठीक है, तो ये सब कुछ जो आपको पता चल रहा होता है, ये आपका इवोल्यूशन से पता चल रहा होता है, यानी कि मूल्यांकन से ही पता चल रहा होता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों के संघर्ष करते देखकर एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे कि क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या है, यानी कि टीचर जो है वो हेल्प करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा संघर्ष महसूस कर रहे हैं, थोड़ी सी इनको दिक्कत हो रही है, यानी कि बच्चे जो क्या थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो टीचर है वो संकेत दे रही है, क्या, क्यों, कैसे, तो इसको आप क्या कहेंगे अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की के अनुसार। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, यानी 17 का फर्स्ट ऑप्शन जो है, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्ति पैदा करनी है, या फिर आपका होगा अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, या फिर बच्चों को अधिगम के लिए जो है अनुप्रेरित कर रही है, या फिर अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी, यानी कि स्कैफोल्डिंग आपका है। आर्ट एज अ स्कैफोल्डिंग फॉर लर्निंग, यानी कि जो अधिगम है वो एक क्या करेगी, एक आर्ट का एक मतलब एक ग्रो करवाने का काम कर रही है। थोड़ा सा अगर बच्चे को दिक्कत हुई है
वो टीचर हेल्प कर देगी तो बच्चा जहाँ पे दिक्कत महसूस कर रहा था उसको हेल्प मिल जाएगी तो आगे वो इम्प्रूवमेंट कर लेगा, आगे उसका ग्रो हो जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी टीचर जो है वो स्केप फोल्डिंग बच्चे को दे रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक लेखन क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। ठीक है, यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन क्या है? यानी जो टीचर मतलब जो पेरेंट्स हैं, आप मतलब पिताजी ने देखा कि बच्चा रोने लगा, उसको चोट लगी, तो वो कह रहे हैं लड़कियों की तरह मत रो, क्योंकि लड़के जो है रोते नहीं है। तो ये जो उन्होंने कहा है वो क्या दर्शा रहा है? लैंगिक भेदभाव को कम करता है। तो लैंगिक भेदभाव को तो नहीं कम कर रहा है, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, वो लड़कियों की तरह रोते नहीं। ठीक है, तो इसमें लैंगिक भेदभाव कम नहीं हो रहा है। लैंगिक समानता को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा भी वो नहीं कर रहे हैं। लैंगिक रूढ़िबद्धताओं को दर्शा रहे हैं, यानी क्या है, उनमें जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि लड़के जो है वो रोते नहीं, लड़कियां जो है हर बात पे रोती, लड़कियां भावुक होती हैं, लड़कियां जो घर का काम करेंगी, लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगी। तो ये जो सदियों से चली आ रही धारणाएं हैं, ये तो किसी बुक में नहीं लिखा कि लड़के रोएंगे नहीं। ठीक है, ये भी किसी बुक में नहीं लिखा कि लड़के यही कपड़े पहनेंगे, और ये भी कहीं नहीं लिखा है कि लड़के यही मतलब अपना करियर चूज करेंगे, ये तो कहीं भी नहीं लिखा होता है। लेकिन क्या है, धारणाएं बनी हुई हैं, लोगों के विचार ये बने हुए हैं सदियों से कि लड़के रोते नहीं, क्योंकि लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां रोती हैं, लड़कियां जो है भावुक होती हैं, लड़कियां घर का काम करेंगी, लड़के बाहर का काम करेंगे। तो जो पेरेंट्स हैं उनमें क्या दर्शाया जा रहा है? जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी रूढ़िबद्धता उनमें बनी हुई है, जेंडर स्टीरियोटाइप वो दर्शा रहे हैं कि लड़के जो है लड़कियों की तरह रोते नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका 3rd ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, एक प्रगतिशील कक्षा में यानी प्रोग्रेस क्लासरूम में क्या होगा? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन होगा? पहला है, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। ठीक है, या फिर विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, या फिर अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो आपको क्या करना है, क्लासरूम में प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, अटल पाठ्यक्रम भी आपको नहीं करवाने, क्योंकि फिक्स जो है पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होना चाहिए। अंक भी नहीं देने, आपको नामांकित भी नहीं करना है। आंसर जो सही होगा आपका फर्स्ट, यानी कि ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके देने चाहिए। अगर बच्चे को आप अवसर दे रहे हो तो वो ग्रो करेगा। प्रोग्रेसिव क्लासरूम का यही मतलब है कि हर बच्चे को आप मौका दे रहे हो, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है बच्चा, बच्चे को थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही है, कहीं पे बच्चा वीक महसूस कर रहा है, तो आप उसको प्रोत्साहित कर रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो। तो बच्चे को अगर आप मौका दे रहे हो, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश बच्चा कर रहा है, आप उसको अवसर दे रहे हो, तो ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धा आपको नहीं करवानी है। अब जो क्वेश्चन है कोहलबर्ग से है, यानी कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। कोहलबर्ग के क्या है, 3 स्तर इन्होंने बताए हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, और 6 चरण दिए हैं इन्होंने, क्योंकि एक स्तर पे क्या है 2 चरण इन्होंने दिए हैं, तो इस वजह से आपके 6 चरण बन जाते हैं और 3 स्तर बनते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो बात कही गई है कि बच्चा क्या कर रहा है, दूसरों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देंगे। तो इसमें क्या होगा, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर फॉर्मल कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर जो आपका कन्वर्जनल स्टेज मतलब कन्वर्जनल होगा। तो इसमें आपका आंसर जो होगा 20 का 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चा क्या कन्वेंशनल है, यानी प्रथागत है। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी दूसरे को खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो फर्स्ट स्टेज पे बच्चा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है, बच्चे के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है उसमें कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो इसमें आपका है, पहला, समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार जो है सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि परिवार जो समाजीकरण का प्रथम कारक है, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट एजेंसी है। अगला है, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं।
तो परिवार जहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि परिवार जो होता है फर्स्ट एजेंसी माना जाता है, ये सेकंड एजेंसी कभी भी नहीं हो सकता है। अगला जो है, विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो विद्यालय है वो सेकंड एजेंसी है, लेकिन जो परिवार है वो आपका फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत आता है। कभी भी परिवार सेकेंडरी नहीं होगा। तो इसमें आपका फर्स्ट यानी थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फोर्थ भी आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, विद्यालय जो है सेकेंडरी एजेंसी के अंतर्गत जाएगा, लेकिन परिवार जो है आपका फर्स्ट एजेंसी के अंतर्गत ही जाएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, यानी जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किस पे जोर देता है? बहुमतता की विभिन्न दशाओं पर, या फिर बहुबुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं, या फिर बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, या फिर एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। तो 22 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी बुद्धिमत्ता की जो भिन्न भिन्न दशाएं होती हैं। ये कहना गलत होगा कि बुद्धि जो है वो एक ही प्रकार की होती है, यानी बुद्धि जो है वो कोई एक आइडेंटिटी नहीं है। बुद्धि जो है मल्टीपल प्रकार की हो सकती है। आप में हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है उसमें 8 प्रकार की बुद्धि बताई गई है, और आपका जो सीटेड है उसने वेरीफाई भी कर रखा है 8 प्रकार की बुद्धि पूछता है, यानी एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि दी गई है और सीटेड में भी 8 प्रकार की ही बुद्धि पूछता है। आपको सिर्फ 8 प्रकार की बुद्धि पढ़नी, वैसे तो बहुत सारी बुद्धि हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा कि बुद्धि जो कोई एक आइडेंटिटी नहीं है बल्कि मल्टीपल वे में होती है, हर प्रकार की बुद्धि पाई जाती है हर व्यक्ति में। ये नहीं कि 4 बच्चे अगर हैं तो उन पे क्या है एक ही प्रकार की बुद्धि होगी, उन पे क्या है 4 प्रकार की बुद्धियां होगी। ठीक है, तो बुद्धिमत्ता जो होती है वो भिन्न भिन्न दशाएं उसकी होती हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। मान लीजिए क्लासरूम में अगर 4 बच्चे बैठे हुए हैं तो 4 प्रकार की बुद्धियां होंगी। मान लीजिए अगर 4 दोस्त हैं तो 4 प्रकार की बुद्धि होंगी। किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को स्पोर्ट जाना पसंद होगा, तो किसी को डांसिंग पसंद होगी। तो सभी की क्या है, सभी का इंटरेस्ट अलग है, सभी की बुद्धि जो है अलग अलग होती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 23 पे। 23 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का जो गुण है, मुख्य गुण क्या होता है? यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसमें आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है उसका क्या गुण होगा? तो पहला है 23 जो है इसमें पहला है परिकल्पित जो है निगरात्मक सोच, तो ये आपका फॉर्मल स्टेज हो जाता है, ये आपका इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है इसकी एज जो होती है 2 से 7 वर्ष होती है। ठीक है, अगला जो है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, या फिर अमूर्त सोच का विचार, तो ये अमूर्त सोच का विकास भी आपका फॉर्मल स्टेज में जाएगा। आपका आंसर जो सही होगा विचार सोच में केंद्रीकरण, यानी बच्चा क्या है इगोसेंट्रिज्म होगा, वो अपने ही थॉट को समझेगा, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाएगा। अगर उसने बोला है कि मुझे ये सामान चाहिए तो उसको ये सामान चाहिए, आप कहाँ से ला रहे हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं है, उसको कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। उसको क्या है, बस उसको चीज चाहिए तो चाहिए, उसको जो सामान उसने बोली है वो उसको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बच्चे में सोच में क्या है केंद्रीकरण है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को वो नहीं समझ पा रहा होता है। मान लीजिए अगर 2 गिलास हैं, एक गिलास थोड़ा चौड़ा है, एक गिलास थोड़ा सा लंबा है। अगर मान लीजिए दोनों में क्या है पानी एक ही ml है, मतलब बराबर है, जितना भी पानी इसमें उतना भी पानी इसमें, लेकिन बच्चे को क्या लग रहा है कि जो बड़ा ग्लास है उसमें पानी ज्यादा होगा, क्योंकि बच्चा जो केंद्रीकरण है, बच्चा उसके शेप और साइज पे उसका ध्यान है, ये क्वांटिटी पे ध्यान नहीं है कि कितनी इसमें क्वांटिटी है। वो क्या देख रहा है, शेप और साइज को देख रहा है कि ये लंबा है तो इसमें ज्यादा पानी होगा, ये चौड़ा बना हुआ बस की हाइट तो कम है तो इस वजह से ये छोटा होगा तो इसमें कम पानी होगा। ठीक है, तो बच्चा क्या है, बच्चे की जो सोच होती है वो केंद्रीकरण होती है। बच्चा खुद में ही भी मतलब खुद के पर्सपेक्टिव को समझ रहा होता है, दूसरे की क्या भावनाएं हैं, दूसरा क्या महसूस कर रहा है, उससे इससे कोई मतलब नहीं, उसको जो खिलौना चाहिए तो चाहिए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 24, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है
वो सिर्फ कब होता है? बाल्यावस्था के दौरान। तो ये तो कहना गलत होगा, क्योंकि आपका ग्रो तो लाइफ टाइम चलता है, यानी कि आपका डेवलपमेंट जो है आप पूरी लाइफ चलता है, आप कुछ ना कुछ पूरी लाइफ सीखते रहते हो। विकास जो है बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी विकास जो है मल्टीपल वे में होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, क्योंकि विकास जो है एक क्षेत्र में नहीं हो रहा होता है, आपका विकास जो है हर क्षेत्र में हो रहा था, यानी आपका डेवलपमेंट वो हर फील्ड में हो रहा होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा बच्चे का कल्चर है, वो उसके डेवलपमेंट में प्रभाव डालता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, अगर उसको अच्छे रिसोर्स दिए जा रहे हैं, अच्छी उसकी केयरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से उसको रखा जा रहा है और बहुत हर बात का उसको ध्यान रखा जा रहा है, अच्छे अच्छे उसको खाने पीने की सामानें दी जा रही है जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो बच्चा ग्रो कर लेगा, जल्दी वो चलना सीख जाएगा। मान लीजिए 2 बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा है जिसको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, एक बच्चा है जिसको हर बात पे ध्यान दिया जा रहा है, अच्छे से उसकी केयर की जा रही है, तो वो बच्चा बहुत मतलब थोड़ा पहले चल जाएगा, मतलब चलना सीख जाएगा, क्योंकि उसका ध्यान दिया जा रहा है। और एक बच्चा जो उसको ध्यान ही नहीं दिया जा रहा तो चलेगा बट थोड़ा लेट सीखेगा, मतलब थोड़ा लेट चलना सीखेगा। तो हर बच्चे की जो संस्कृत है वो अलग अलग होगी, विकास की दर भी अलग अलग होती है। ये नहीं कह सकते कि विकास का जो डेवलपमेंट की जो स्टेज है यानी जो दर है वो सेम होगी, ग्रो एक साथ नहीं होगा, लेकिन हाँ जो स्टेजें हैं वो सेम होगी, यानी हर बच्चा पहले इन्फेंसी में जाएगा, फिर अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लेटर मतलब एडल्ट अर्ली चाइल्डहुड में जाएगा, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएगा। तो ग्रो जो है बच्चे का हर स्टेज में यानी सभी का सेम होता है, ये तो नहीं इंग्लैंड का बच्चा है तो सीधे एडल्ट बन जाएगा फिर इन्फेंसी में आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी ग्रो जो है यानी बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजों में जो हो रहा होता है सेम होता है, कहीं भी किसी भी बैकग्राउंड से हो, लेकिन विकास की जो दर होती है वो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि जैसे बच्चे का इन्वायरमेंट में होगा, जैसे बच्चे की केयर हो रही होगी, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, विकास केवल जो है विद्यालय में होने वाले अधिगमों से होता है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि बच्चा जो है अगर विद्यालय गया है तो उसके पहले उसका ग्रो थोड़ा बहुत हो चुका होता है, वो कुछ ना कुछ अपने इन्वायरमेंट से सीख चुका होता है, उसका शारीरिक डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी विकास जो है वो बहुआयामी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 25। 25 जो है लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आपका अभिप्रेरणा है, संतुलीकरण है, सांस्कृतिक उपकरणों का है या फिर गुणारोपण है। तो आपका जो 25 है इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी सांस्कृतिक उपकरण यानी कल्चर जो टूल्स हैं उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अधिगम जो प्रक्रिया में क्या है, सांस्कृतिक उपकरण हैं जो कल्चर टूल्स हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है 26। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसमें आपका पहला है विकास का समीपस्थ क्षेत्र, या फिर स्कीमा, या फिर मनोवैज्ञानिक उपकरणों, या फिर उद्दीपक अनुक्रिया संबंध। तो बात जो कही जा रही है कि जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। तो 26 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि स्कीमा, यानी कि हर व्यक्ति के दिमाग में एक स्कीमा बना हुआ है। अगर आप अपने फ्रेंड को पहचान पा रहे हो तो पहले से उससे रिलेट करके आपके दिमाग में स्कीमा है। अगर आप मान लीजिए कहीं घूमने गए, वहां पे आपने कुछ देखा, फिर आपने वही फोटो या फिर अपने मोबाइल में देखी वही पिक्चर्स देखी, तो आपको याद आ गया कि हाँ ये पिक्चर्स मैंने वहां देखी थी, ये वहां पे बना हुआ, जैसे कि ताजमहल आपने देखा, ठीक है, फिर सामने से जाकर के देखा, आपने पिक्चर कहीं देखी तो आपको पता चल जाता है कि ताजमहल है, या फिर आपने पहले से कभी देखा है तो आप तुरंत बता दोगे कि ये ताजमहल है। क्यों बता पा रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में पहले से वो स्कीमा फीड हो चुका है, यानी कि अगर आपने न्यू कहीं चीज पहली पहली बार देखी हो तो वो नहीं बता पाओगे कि हाँ ये क्या चीज है, ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कोई स्कीमा फीड नहीं था। तो जो चीजें हम पहचान पा रहे हैं, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई बातें भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है A to Z, तो उससे रिलेटेड हमारे दिमाग में पहले से स्कीमा फीड होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार, क्योंकि पियाजे कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को पहचान रहे हैं, किसी भी वस्तु को पहचान पा रहे हैं, तो वो क्या है हमारे स्कीमा के ही द्वारा होता है, स्कीमा में वो पहले से फीड होता है। अगर आप एक पेन को भी पहचान पा रहे हो कि ये पेन है, तो आपके दिमाग में पहले से इससे रिलेटेड स्कीमा बना हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, यानी जो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है उस पे किस पे जोर होना चाहिए। तो आपका पहला है सामाजिक पहचान के आधार पर
छात्रों के अलगाव, या फिर हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, या फिर प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर, या फिर अविवेदी यानी समरूपी निर्देशों पर। तो 27 जो इसमें आपका टू ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमको क्या है, हर बच्चे के समर्थ को अधिकतम करने के लिए अवसर देने चाहिए, यानी हमको हर बच्चे को क्या है, इंक्लूड करना है। जैसी बच्चे की नीड है हमको वैसे बच्चे को प्रोग्रेस करना है, वैसे हमको बच्चे की हेल्प करनी है और कोशिश करनी है कि हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड करे, हर बच्चा जो है प्रोग्रेस करने की कोशिश करे, हर बच्चा कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करे। मान लीजिए जो ज़्यादा बच्चा वीक है उसको ज़्यादा हेल्प करोगे, थोड़ा सा उसको ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे, क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कोई चैप्टर पढ़ाया, पहली बार में बच्चे सीख गए, कुछ बच्चे ऐसे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं सीख पाए होंगे, तो आप उनको थोड़ा सा उन पे ज़्यादा जोर दे के पढ़ाएंगे कि हाँ ये बच्चे थोड़ा वीक है, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या करना है आपको, क्लासरूम यानी इंक्लूसिव क्लासरूम जो होती है उसमें सभी बच्चे को हमको इंक्लूड करना होता है, सभी बच्चे की नीड के अनुसार हमको पढ़ाना होता है। वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो कैसे दिखते हैं, कैसा, कोई मैटर नहीं करता। इसीलिए आपने देखा होगा हर स्कूल में जो है यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म होने का मेन पर्पज क्या रहा, क्योंकि हर बच्चा जो है अपने आप को अलग थलग महसूस ना करे। यानी कि मान लीजिए अगर कोई बहुत अच्छा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो वो अच्छी ड्रेस पहन के आएगा, और जो बच्चे वीक हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, तो वो उस हिसाब के कपड़े पहन के आएंगे। तो इस वजह से क्या होगा, क्लासरूम में बच्चे अलग थलग महसूस होंगे। इसी वजह से क्या हुआ, यूनिफॉर्म डिसाइड की गई कि बच्चे जो है अपने आप को इंक्लूड महसूस करें, क्योंकि किसी भी बैकग्राउंड से बच्चा हो, चाहे जितना भी रिच हो या चाहे जितना भी गरीब हो, वो क्या है, सभी एक जैसे हैं। यानी सभी को क्या यूनिफॉर्म पहन के आना है स्कूल में, तो सभी तो एक ही जैसे दिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, बच्चा जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब है या बहुत ज़्यादा रिच है, तो हर बच्चे अपने आप को एक समान महसूस करेंगे क्लासरूम में। इसी वजह से क्या हुआ, जो यूनिफॉर्म डिसाइड किया गया। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो यही कहती है कि हमको हर बच्चे को इंक्लूड करना है, किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, देखने में कैसा है, कोई मैटर नहीं करता, हमको क्या हर बच्चे की नीड के अनुसार हमको इंक्लूड करके उसको प्रोग्रेस करना है। तो इसमें आपका टू ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 28। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग जो है उपयुक्त है, यानी 2016 जो है, तो इसमें कौन सा शब्द जो है उपयुक्त है, जिस मतलब छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, या फिर छात्र जिसका जो अशक्त शरीर है, या फिर मंदिर छात्र, या फिर विकलांग छात्र। तो 28 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी जो अब क्या हुआ है, प्रयोग किया जाने लगा है दिव्यांगता, यानी हर जो अगर बच्चे मतलब किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो उसको उसके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया है, पहले विकलांग था बट अब ये हटा करके दिव्यांग कर दिया गया है। ठीक है, तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार जो है अब प्रयोग किया जाने लगा है दिव्यांगता। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 29। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है, यानी जो बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है कौन से कैसे हो रहा होता है, कौन से क्रम में होगा। तो पहला मूर्त से अमूर्त होगा, संवेदिक होगा, या फिर अमूर्त होगा मूर्त होगा फिर संवेदिक होगा, या फिर संवेदिक होगा मूर्त होगा फिर अमूर्त होगा, या फिर अमूर्त होगा संवेदिक होगा, या फिर मूर्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी पहले संवेदिक होगा, यानी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपने सेंस का प्रयोग कर रहे हैं, फिर वो जो प्रेजेंट जो वस्तुएं उनके सामने हैं वो उनसे सीख रहे हैं, फिर क्या है कि जो उनके सामने नहीं भी हैं वो उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं। यानी कि छोटा बच्चा होता है तो अपनी सेंस के माध्यम से ही सीख रहा होता है, अगर उसको कहीं पे चोट लग जाती है तो वो उसको छूना नेक्स्ट टाइम नहीं छुएगा, लेकिन ये तो नहीं आप कह रहे हो उसको मत छो तो बच्चा नहीं छुएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बच्चा क्या होता है, अपने सेंस का प्रयोग करके ही वो सीख रहा होता है। तो सबसे पहले बच्चे क्या है, संवेदिक होंगे, यानी अपने सेंस का प्रयोग करके सीखेंगे। फिर क्या है, बच्चे मतलब जो मूर्त अवस्थाएं हैं जो उनके सामने प्रेजेंट है वो उनके माध्यम से सीखेंगे। फिर जो उनके सामने नहीं भी है वो उसके बारे में भी सोच पा रहे हैं, कल्पनाएं कर पा रहे हैं, तो उससे भी रिलेट करके वो सीख पा रहे हैं। तो डेवलपमेंट जो हो रहा होता है जन्म से किशोरावस्था तक, तो आपका इसी स्टेप में होगा, यानी सांवेदिक होगा, मूर्त होगा और अमूर्त होगा, यानी फिर लास्ट में क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, यानी एक क्लासरूम जो है प्रगतिशील क्लासरूम है, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है उसमें व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है उसको आप किस प्रकार देखेंगे।
योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड, या फिर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण, या फिर अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, या फिर अध्यापक के पक्ष पर जो है असफलता। तो 30 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत जो विभिन्नता है ये अच्छी है क्लासरूम में। अगर मान लीजिए सभी बच्चे एक ही जैसे होंगे तो ना तो टीचर को लर्निंग करवाने में मतलब अपने मेथड में मजा नहीं आएगा, यानी उसको लर्निंग करवाने में भी अच्छा नहीं लगेगा और बच्चों को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जब क्लासरूम में सभी प्रकार के बच्चे होते हैं तो टीचिंग मेथड जो होता है उसमें भी चेंजमेंट आ रहा होता है और हर बच्चा इंटरेस्ट भी ले रहा होता है, साथ ही साथ टीचर भी इंटरेस्ट ले रहा होता है। यानी अगर मान लीजिए सभी एक ही जैसे होते तो कुछ दुनिया रंग बिरंगी होती ही नहीं, सभी रोबोट होते, सभी सेम होते तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता, कोई मनोरंजन ही ना हो पा रहा होता। तो सभी क्या है, अलग अलग हैं, सभी में डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी वजह से क्या है कि हर बच्चा इंटरेस्ट भी लेता है, सब में क्या है इन्वॉल्व भी हो पा रहा होता है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की जो है परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो है 2 ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आई होप आपको बहुत हेल्प मिली होगी। 30 ऑफ आपके कितने सही हो रहे हैं तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, कितने आपके सही हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में बताना कितने आपके सही हुए, इससे क्या होगा आपका एनालिसिस हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि कितने आपके सही हो रहे, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रांग है। तो आज के लिए इतना ही। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपका दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे अगर आप 3 बजे की एंड 5 बजे की क्लास ज्वाइन करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग एसएसटी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें भी प्रीवियस के क्वेश्चन भी चल रहे हैं एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप 5 बजे की क्लास एंड 3 बजे की क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से टाइम से मिलती रहे। बाकी आपको क्लासेस भी मिलती हैं तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।